आज की क्लास में हम डिज़ाइन के डिफरेंट एलिमेंट पे बात करने वाले हैं। ये वो एलिमेंट हैं जिनकी मदद से हम अपना आर्ट वर्क तैयार करते हैं। इनमें लाइन, शेप, स्पेस, फॉर्म, टेक्सचर, वैल्यू, कलर और टाइपोग्राफी शामिल है। मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। लाइन ग्राफिक डिजाइनिंग का बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। लाइन थिन भी हो सकती है, थिक भी हो सकती है, डॉटेड हो सकती है, डैश्ड हो सकती है। इसके अलावा जिगजैग या वेवी हो सकती है। लाइन को हम बहुत से पर्पस के लिए यूज करते हैं। हम लाइन को डिवीजन के लिए यूज करते हैं। जब हमने अपने आर्ट वर्क के किसी एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग करना होता है तो उस डिवीजन को शो करने के लिए हम लाइन को यूज करते हैं। जैसे इस इमेज में आपको मुख्तलिफ लाइन नजर आ रही हैं जिनकी मदद से हेडिंग को बॉडी से अलग किया गया है। और लाइन का बेहतरीन इस्तेमाल आपको न्यूज़पेपर में नजर आता है, जहां हेडिंग को बॉडी टेक्स्ट से अलग करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन यूज की जाती हैं और बॉडी टेक्स्ट को डिफरेंट कॉलम में डिवाइड करने के लिए वर्टिकल लाइन यूज की जाती हैं। लाइन आई मूवमेंट के लिए भी यूज होती हैं। जैसे यहाँ पर बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल को दिखाया गया है कि बटरफ्लाई अंडे देती है, अंडे से कैटरपिलर निकलता है, कैटरपिलर से क्रिसलिस बनता है और क्रिसलिस ग्रोथ करते हुए वापस बटरफ्लाई बन जाता है और बटरफ्लाई दोबारा अंडे देने लगती हैं। यूं ये लाइफ साइकिल चलता रहता है। अब आप यहाँ इन लाइंस पे गौर करें तो बटरफ्लाई से एरो के निशान के साथ एग की तरफ इशारा किया गया है। तो बटरफ्लाई से हमारी आईज ऑटोमेटिकली मूव करते हुए एग पे पहुंचती हैं, ना कि क्रिसलिस की तरफ। अगर ये लाइंस ना हो तो मे बी हम क्रिसलिस को पहले देखें, मे बी हम कैटरपिलर को पहले देखें, लेकिन इन लाइंस की वजह से सबसे पहले हमारी नजर बटरफ्लाई पे जाती है और उसके बाद वो खुद ब खुद मूव करते हुए एग पे चली जाती है। कि लाइन की मदद से हम आइज को मूवमेंट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जिस हिस्से के बाद हम कोई दूसरा हिस्सा दिखाना चाहते हैं उसकी तरफ अपनी ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। उसके बाद लाइन हायरार्की बनाने में भी यूज होती हैं। हायरार्की क्या है? जब हम किसी एक चीज का ताल्लुक किसी दूसरे के साथ कायम कर रहे होते हैं। अगर हम किसी ऑफिस की मिसाल लें तो समझ लें कि ये एक बॉस है और इनके अंडर ये 2 मैनेजर काम करें और हर मैनेजर के अंडर मजीद 2 पर्सन काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। रियल लाइफ में ऑफिस का स्ट्रक्चर इससे डिफरेंट हो सकता है एक मैनेजर के अंदर 100-200 लोग काम कर रहे हों या एक मैनेजर के अंदर 10-20 लोग काम कर रहे हों। लेकिन समझने के लिए ये काफी है कि हायरार्की में हम किसी एक फील्ड के अंडर आने वाली सब फील्ड पे बात कर रहे होते हैं और इस फील्ड को शो करने के लिए हम लाइंस की हेल्प ले रहे होते हैं। या अगर हम फैमिली ट्री की बात करें, हम सपोज करें ये एक दादा हैं और ये उनके 2 बेटे और हर बेटे के आगे से 2 बच्चे हैं, तो ये एक फैमिली ट्री होगा, फैमिली रिलेशनशिप को शो कर रहा होगा। तो उसके लिए भी हम लाइंस को यूज करते हैं। उसके अलावा लाइन कनेक्टिविटी शो करने के लिए भी यूज होते हैं। यहाँ मेरे पास एक पाई चार्ट है और मैंने जस्ट कलर लिखे हैं यहाँ पे। रियल में हम जिस डाटा को लेकर चार्ट बना रहे होते हैं तो उस डाटा का ताल्लुक जिस हिस्से से होता है लाइन की मदद से उसको कनेक्ट किया जाता है। जैसे यहाँ मेरे पास येलो कलर है तो येलो कलर का ताल्लुक किस हिस्से से है, किस हिस्से में येलो कलर मौजूद है, इस लाइन की मदद से कनेक्ट किया गया है। और यहाँ रेड कलर है, रेड कलर का ताल्लुक किस हिस्से से है, इस लाइन की मदद से कनेक्ट किया गया है। जब हम चार्ट बनाते हैं तो उसमें भी लाइन का बहुत ज्यादा यूज होता है। अगर हम किसी ह्यूमन या एनिमल के बॉडी पार्ट्स दिखा रहे होते हैं तो वहां से भी लाइन की मदद से हम कनेक्टिविटी शो कर रहे होते हैं कि कौन सा हिस्सा कहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा लाइंस को हम डिफरेंट आइकन बनाने के लिए यूज करते हैं। जैसे वाईफाई के आइकन को आप सब जानते हैं। इस आइकन को जस्ट लाइन की मदद से बनाया गया है। एक छोटा सा सर्कल मौजूद है, उसके अलावा बकाया तमाम हिस्सा लाइन से बना हुआ है। उसके अलावा लाइन की मदद से हम डिफरेंट बैकग्राउंड बना सकते हैं, जैसे ये बैकग्राउंड आपके सामने है। उसके अलावा लाइन से हम डिफरेंट आर्ट वर्क बना सकते हैं। जैसे इस इमेज में लाइन की मदद से एक खूबसूरत आर्ट वर्क बनाया गया है जिसमें एक डक बना हुआ है। डक के बकाया तमाम हिस्से में लाइंस शो हो रही हैं और वो लाइन आई मूवमेंट को शो कर रही हैं और डक को मजीद हाईलाइट कर रही हैं। और उसके बाद ये
खूबसूरत आर्ट वर्क है जिसे जस्ट लाइन की मदद से बनाया गया है। ये एक वुमेन का पोर्ट्रेट है जो कि डिफरेंट लाइन की मदद से हाईलाइट किया गया है और लाइन को हम बहुत से मकासद के लिए यूज करते हैं और अपने आर्ट वर्क को खूबसूरत बनाते हैं। उसके बाद शेप्स हैं। शेप कई तरह की होती हैं जिनको हम अपने आर्ट वर्क में यूज करते हैं। इनमें ज्योमेट्रिकल शेप है, ऑर्गेनिक शेप है, एब्स्ट्रैक्ट शेप है और नेगेटिव शेप है। ज्योमेट्रिक शेप में वो शेप आ जाती हैं जो कि स्ट्रेट लाइन से बनी होती हैं। इसमें तकरीबन वो तमाम शेप शामिल हैं जैसे बचपन में हम जब ज्योमेट्री यूज करते थे मैथमेटिक्स में, तो ज्योमेट्री के इंस्ट्रूमेंट की मदद से जो शेप हम बनाया करते थे वो ज्योमेट्रिकल शेप्स है। उसमें पॉलीगन शामिल है, ओवल शेप है, सर्कल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है और ये शेप आउटलाइन भी हो सकती हैं और फिल भी हैं और इन शेप की मदद से भी हम बहुत से खूबसूरत आर्ट वर्क बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये स्ट्रॉबेरी की शेप ट्रायंगल शेप से मिलकर बनी है। उसके बाद ये एक लोगो है जिसमें पॉलीगन को यूज किया गया है और उसके बाद ये खूबसूरत आर्ट वर्क डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप को इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। इसका बाहर का बैकग्राउंड एक स्क्वायर है। उसके बाद एक सर्कल यूज किया गया है। सर्कल के अंदर माउंटेन को बनाने के लिए ट्रायंगल शेप यूज की गई है। सन को शो करने के लिए सर्कल यूज किया गया है। बर्ड को शो करने के लिए ट्रायंगल शेप यूज की गई है। तो ये तमाम का तमाम आर्ट वर्क ज्योमेट्रिकल शेप की मदद से बना है। उसके बाद ऑर्गेनिक शेप है। ऑर्गेनिक शेप में वो तमाम शेप आ जाती हैं जो नेचर से रिलेटेड है। फूल, पत्ते, दरख्त, पहाड़, इसमें फ्रूट्स हो सकते हैं और वो तमाम शेप जो नेचर से रिलेटेड है वो ऑर्गेनिक शेप कहलाती हैं। ऑर्गेनिक शेप को हम डिफरेंट तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे मैं इस आर्ट वर्क की तरफ आऊं तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिक शेप की मदद से बनाया गया है। इसमें फ्रूट्स यूज किए गए हैं, इसमें वेजिटेबल्स हैं, ट्री शेप्स हैं, तो इन सबको मिलाकर ये खूबसूरत आर्ट वर्क तैयार किया गया है। उसके बाद ये मेरे पास यूनिलीवर का एक लोगो है। ये एक फेमस ब्रांड है जो डिफरेंट प्रोडक्ट बनाता है और हम सब कहीं ना कहीं इसकी प्रोडक्ट यूज कर रहे होते हैं। इसका यू शेप लोगो ऑर्गेनिक शेप से बना हुआ है। इसमें फ्लावर की शेप यूज की गई है, ट्रीज की शेप यूज की गई है, बर्ड की शेप यूज की गई है। डिफरेंट ऑर्गेनिक शेप को यूज करते हुए ये लोगो बनाया गया है। ह्यूमन शेप्स भी ऑर्गेनिक शेप में आती हैं, एनिमल शेप्स भी ऑर्गेनिक शेप में आती हैं। वो तमाम शेप जो नेचर में है, वो तमाम चीजें जो कुदरत में बनाई हैं, उनकी शेप ऑर्गेनिक शेप कहलाती हैं। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट शेप है। ज्योमेट्रिक शेप और ऑर्गेनिक शेप के अलावा तमाम शेप ऑब्स्ट्रैक्ट शेप में आती हैं। इसमें वो तमाम शेप शामिल है जो हम खुद बनाते हैं। जैसे मेरे पास ये एक शेप मौजूद है जिसमें डिफरेंट कलर की मदद से एक शेप बनाई गई है, तो ये एक ऑब्स्ट्रैक्ट शेप है। उसके बाद नेक्स्ट शेप में मेरे पास कुछ फिशेस मौजूद हैं। ये तमाम आर्टिफिशियल लग रही हैं, कलर से बनाई हुई लग रही हैं, नेचुरल नहीं लग रही, तो ये ऑब्स्ट्रैक्ट शेप है। उसके बाद मेरे पास ये एक पोर्ट्रेट है जिसमें 2 वुमेन की शेप मौजूद है, तो ये एक अब्स्ट्रैक्ट शेप है। उसके बाद बात करूंगी नेगेटिव शेप की। जब किसी भी आर्ट वर्क में कोई शेप बनाई जाती है तो वो पॉजिटिव शेप होती है और उस शेप के आसपास कुछ खाली जगह मौजूद होती है और उस जगह में अगर कोई दूसरी शेप बन के आती है तो वो नेगेटिव शेप कहलाती है। जैसे यहाँ पर मेरे पास ये एक फ्लावर शेप मौजूद है, तो ये फ्लावर हमारे पास पॉजिटिव शेप है और इसके अंदर मौजूद व्हाइट एरिया में हमें एक वुमेन का फेस नजर आ रहा है, तो ये नेगेटिव शेप है। उसके बाद ये मेरे पास एक और शेप है, तो इसमें हमारे पास ट्री और कुछ बर्ड्स मौजूद हैं, तो ये पॉजिटिव शेप है। लेकिन जो हिस्सा पीछे बच रहा है, जो व्हाइट स्पेस इसमें बच रही है, उसमें एक लाइन की शेप मौजूद है, एक गोरिल्ला की शेप मौजूद है, तो ये दोनों शेप नेगेटिव शेप है। जब हम कोई भी शेप बनाते हैं वो पॉजिटिव शेप होती है और अगर उस पॉजिटिव शेप के इर्द गिर्द बचने वाले एरिया में कोई दूसरी शेप हमें नजर आ रही होती है तो वो नेगेटिव शेप होती है। और यहाँ से आपको शेप का इस्तेमाल वाज़िया हो गया होगा। जैसे आप देखें यहाँ मेरे पास एक 3 फोल्ड ब्रोशर का डिजाइन मौजूद है जिसमें ऑर्गेनिक शेप को बड़ी खूबसूरती के साथ यूज किया गया है और ये बहुत खूबसूरत लुक दे रही हैं। और ये अब आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आप शेप को किस तरह से यूज करते हैं। अगर हम अपनी शेप को अच्छे से यूज करते हैं तो अपने आर्ट वर्क को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्पेस है। स्पेस हमारे पास 2 तरह की होती है, व्हाइट स्पेस और नेगेटिव स्पेस। व्हाइट स्पेस वो एम्प्टी एरिया होता है जो हम अपने आर्ट वर्क में खाली छोड़ देते हैं और किसी भी अच्छे आर्ट वर्क में मुनासिब स्पेस का होना बहुत जरूरी है।
अगर आपका डिजाइन बहुत ज्यादा कंजेस्टेड है और उसमें कोई जगह खाली नहीं बची हुई तो वो कभी भी अच्छा असर नहीं छोड़ सकता। अगर आपने बहुत ज्यादा इमेज डाल दिए हैं और बहुत ज्यादा टेक्स्ट डाल दिया है और कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ी तो देखने वाले को कुछ भी समझ नहीं आएगा कि वो क्या देखें। व्हाइट स्पेस की मदद से हम अपनी टारगेट ऑडियंस की अटेंशन ना सिर्फ ग्रैब कर सकते हैं बल्कि उसकी अटेंशन उस तरफ भी दिला सकते हैं जो बात हम कहना चाहते हैं। अपने आर्टवर्क के जिस हिस्से को ज्यादा प्रोमिनेंट करना चाहते हैं व्हाइट स्पेस की मदद से उसे बेहतर तौर पर कर पाते हैं। जैसे इस आर्टवर्क में आप देखें तो हेडिंग के आसपास बहुत सी खाली स्पेस मौजूद है जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। उसके बाद टेक्स्ट है और उसके बाद नीचे फिर व्हाइट स्पेस मौजूद है। अगर मैं इसके दूसरे हिस्से की तरफ आऊं तो जहां दरमियान में थोड़ा सा टेक्स्ट लिख के व्हाइट स्पेस छोड़ी गई है और इसको मजीद डेकोर करने के लिए टेक्सचर यूज किया गया है तो ये बहुत खूबसूरत वर्क लग रहा है। उसके बाद मेरे पास ये एक एनुअल रिपोर्ट का डिजाइन है। इसमें बेसिक टेक्स्ट लिखने के बाद जो एरिया खाली छोड़ा गया है वो व्हाइट स्पेस है। व्हाइट स्पेस जरूरी नहीं व्हाइट कलर में हो, कलर कोई भी हो सकता है। अपने काम में चाहे हम फ्लायर बना रहे हैं, ब्रोशर बना रहे हैं, पोस्टर बना रहे हैं, बैनर बना रहे हैं, उसमें हम जो भी शेप एडजस्ट करना चाहते हैं उसको एडजस्ट करने के बाद और जो टेक्स्ट उसमें लिखना चाहते हैं लिखने के बाद खाली एरिया बच जाता है वो व्हाइट स्पेस है, चाहे वो किसी भी कलर में हो। और उसके बाद नेगेटिव स्पेस है। तो जब हम कोई शेप यूज कर रहे होते हैं, जब हम स्पेस यूज कर रहे होते हैं तो जो हिस्सा हम छोड़ देते हैं उसमें कोई शेप बन रही होती है तो वो नेगेटिव स्पेस होती है। जैसे आप देखें इस इमेज में हमारे पास एक मेन ऑब्जेक्ट है, एक स्क्विरल की इमेज मौजूद है, लेकिन अगर हम गौर करें तो इसकी टेल के अंदर हमारे पास एक नट की शेप बनकर आ रही है तो ये स्पेस नेगेटिव स्पेस है। उसके बाद एक कैट का इमेज मौजूद है। उसके अलावा बाकी बच जाने वाली स्पेस में हमें एक रैट की शेप नजर आ रही है। नेगेटिव शेप और नेगेटिव स्पेस को हम एक भी कह सकते हैं। अगर हम इस एम्प्टी एरिया की स्पेस की बात करें तो ये नेगेटिव स्पेस है और अगर हम इसमें बनने वाली शेप का जिक्र करें तो ये नेगेटिव शेप है। बेसिकली नेगेटिव स्पेस और नेगेटिव शेप कुछ हद तक एक ही है। उसके बाद फॉर्म है। जब हम अपने काम में डेप्थ क्रिएट करते हैं तो उसको फॉर्म कहते हैं। जब हम कुछ बनाते हैं तो वो बिल्कुल फ्लैट होता है, उसमें कुछ भी 3D नहीं होता, लेकिन हम उसे डेप्थ की मदद से 3D लुक दे पाते हैं। और जब हम अपने काम में डेप्थ क्रिएट करते हैं तो उसको फॉर्म कहते हैं। डेप्थ क्रिएट करने के लिए हम शैडो, हाईलाइट या प्रोस्पेक्टिव को यूज करते हैं। जब हम शैडो और हाईलाइट को यूज करते हुए डेप्थ क्रिएट करते हैं तो हमारी शेप 3D शेप बन जाती है। एक सिंपल सर्कल स्फीयर शेप ले लेता है, पॉलीगॉन क्यूब शेप ले लेता है, एक ट्रायंगल पिरामिड शेप ले लेता है, ओवल शेप सिलेंडर शेप बन जाती है। और ये सब कुछ हम कर पाते हैं शैडो और हाईलाइट की मदद से। और जब हम डेप्थ क्रिएट करते हैं प्रोस्पेक्टिव की मदद से तो उससे दूर या नजदीक होने का एहसास पैदा होता है। बेसिकली ये सब कुछ फ्लैट होता है, एक ही सरफेस पे एक ही जगह पे मौजूद होता है, लेकिन प्रोस्पेक्टिव की मदद से हम उसको दूर या नजदीक दिखाते हैं। प्रोस्पेक्टिव दो तरह के होते हैं, लीनियर प्रोस्पेक्टिव और एरियल प्रोस्पेक्टिव। लीनियर प्रोस्पेक्टिव को हम इस तरह से यूज करते हैं कि हम चीजों को करीब दिखाने के लिए बड़ा और दूर दिखाने के लिए छोटा यूज करते हैं। जैसे ये हमारे पास वाइल्ड लाइफ का एक पोस्टर मौजूद है जिसमें करीब के ट्री बड़े और दूर के ट्री छोटे नजर आ रहे हैं। उसके बाद एरियल प्रोस्पेक्टिव है। तो एरियल प्रोस्पेक्टिव को हम इस तरह से यूज करते हैं कि करीब की चीजों के कलर डार्क और दूर की चीजों के कलर लाइट दिखाते हैं। तो यहाँ आप वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि जो ट्री बड़े हैं और करीब है उनका कलर डार्क है और पीछे जाते जाते उनका कलर लाइट हो रहा है। और नेचुरल में भी अगर हम चीजों को देखें तो हमें ऐसे ही नजर आ रही होती हैं। जैसे अगर आप रोड को व्यू करें तो आपको दूर होते होते वो छोटा होता हुआ नजर आता है, या ट्रेन की पटरियों को देखें तो वो करीब होते होते आपस में जुड़ती हुई नजर आती हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। पटरियां अपनी जगह पे मौजूद होती हैं, सड़क की चौड़ाई अपनी जगह पे मौजूद होती है, लेकिन वो चीजें हमें प्रोस्पेक्टिव की मदद से ऐसी नजर आ रही होती हैं। उसके बाद मेरे पास ये एक नेचुरल सीन का फोटोग्राफ मौजूद है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि नजदीक के ट्री हमें बड़े नजर आ रहे हैं और दूर के ट्री हमें छोटे नजर आ रहे हैं। फॉर्म की मदद से हम अपनी चीजों को 3D लुक दे सकते हैं कि वो राउंड है, उभरी हुई है। उसके अलावा हम उनको दूर या नजदीक दिखा सकते हैं। उसके बाद टेक्सचर है। टेक्सचर भी बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ग्राफिक डिजाइनिंग का। टेक्सचर को हम ज्यादातर बैकग्राउंड में यूज करते हैं। जब हम ब्रोशर बना रहे होते हैं, फ्लायर डिजाइन कर रहे होते हैं, बुक के कवर डिजाइन कर रहे होते हैं,
तो मुख्तलिफ जगहों पे हम मुख्तलिफ टेक्सचर यूज कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से हम अपने आर्टवर्क को खूबसूरत बनाते हैं। टेक्सचर में वो शेप शामिल होती हैं जो नेचर में मौजूद है, जैसे ये वुड का टेक्सचर है, ये लेदर का टेक्सचर है, ये स्काई और क्लाउड का टेक्सचर है। इस टेक्सचर में हमें ग्लास शो हो रहा है कि ग्लास की विंडो से जैसे कोई चीज बाहर नजर आ रही हो। टेक्सचर को यूज करते हुए हम अपने काम को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे हमारे पास ये एक बिजनेस कार्ड का डिजाइन मौजूद है, जिसमें यहाँ ग्रे कलर में एक टेक्सचर मौजूद है। उसके अलावा लीफ शेप के अंदर खूबसूरत लाइटनिंग टेक्सचर को यूज किया गया है, जो इसको बहुत खूबसूरत लुक दे रहा है। उसके अलावा ये एक और बिजनेस कार्ड मेरे पास मौजूद है, जिसमें मेटल के टेक्सचर को यूज करते हुए खूबसूरत मेटालिक लुक दिया गया है। उसके अलावा इसमें मौजूद पॉलीगॉन में डिफरेंट टेक्सचर यूज किया गया है, जो इसे बहुत खूबसूरत बना रहा है। और उसके बाद ये एक और आर्टवर्क है, जिसमें टेक्सचर को यूज करते हुए खूबसूरत पोर्ट्रेट बनाया गया है। टेक्सचर को भी हम डिफरेंट तरह से यूज करते हुए अपने आर्टवर्क को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। उसके बाद वैल्यू है। वैल्यू रिफर टू द लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ एरिया इन एन आर्टवर्क। वैल्यू किसी भी आर्टवर्क में मौजूद लाइटनेस और डार्कनेस से रिलेटेड एरियाज होते हैं। जब हम किसी कलर के लाइट टू डार्क तमाम शेड लेते हैं, उसमें उसके टिंट आ जाते हैं, मिड टोन आ जाते हैं, शेड्स आ जाते हैं, और टिंट, मिड टोन और शेड मिलकर वैल्यू बनाते हैं। और हम वैल्यू को यूज करते हुए भी आर्टवर्क बना रहे होते हैं। या हम यूं कह सकते हैं, जब हम मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम ले रहे होते हैं तो हम वैल्यू को यूज करते हुए आर्टवर्क बना रहे होते हैं। एक ही कलर के लाइट या डार्क शेड लेकर उसे 3D और रियलिस्टिक लुक दे रहे होते हैं, उसमें डेप्थ क्रिएट कर रहे होते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि टिंट, शेड और टोन्स क्या हैं, तो उसके लिए मेरी अलग से क्लास मौजूद है, आप देखकर जान सकते हैं। जैसे अगर मैं इस आर्टवर्क की बात करूं, तो यहाँ ग्रे कलर को यूज किया गया है। ग्रे कलर के डिफरेंट शेड को यूज करते हुए ये आर्टवर्क बनाया गया और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इसको हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, ब्रोशर में यूज कर सकते हैं, पोस्टर में यूज कर सकते हैं, फ्लायर में यूज कर सकते हैं, और ये खूबसूरत लुक दे रहा है। उसके बाद मैं नेक्स्ट आऊं तो यहाँ पर हमारे पास ऑरेंज कलर में एक बैकग्राउंड मौजूद है, जिसमें कुछ बबल्स शो करवाए गए हैं। तो इसमें कोई दूसरा कलर यूज नहीं किया गया, जस्ट ऑरेंज कलर को यूज किया गया है। तो यहाँ हमारे पास इसमें हाईलाइट मौजूद है। अगर आप ये एरिया देखें तो यहाँ पे ऑरेंज की लाइट शेड मौजूद है, और अगर यहाँ मैं नीचे आऊं तो यहाँ इसकी डार्क शेड मौजूद है। इन तमाम बबल्स को इसी तरह से हाईलाइट किया गया है और ये बहुत खूबसूरत लुक दे रहा है। और इस बैकग्राउंड को भी हम यूज कर सकते हैं अपने आर्टवर्क में। उसके बाद ये एक और खूबसूरत आर्टवर्क है, जिसमें गोल्डन कलर के डिफरेंट शेड को यूज करते हुए मेटालिक लुक दिया गया है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे ये मेटल से बना हुआ है। यहाँ पे बिल्कुल लाइट शेड को यूज करते हुए लाइट डाली गई है, और उसके बाद नीचे डार्कर एरिया को यूज किया गया है। इस तरह से हम कलर्स की डिफरेंट वैल्यूज को यूज करते हुए खूबसूरत आर्टवर्क बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दो एलिमेंट बचते हैं, कलर और टाइपोग्राफी। कलर एक वाइड टॉपिक है, जिसे इसी वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल है, हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो कलर से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन ऑल अबाउट कलर के नाम से मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है, जिसमें कलर से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको बताई गई है। उस प्लेलिस्ट में कलर को यूज करने से रिलेटेड रूल भी मौजूद हैं, जिनको यूज करते हुए आप कलर को अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके बाद टाइपोग्राफी भी लेंथी टॉपिक है, तो टाइपोग्राफी पे भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, ताकि आप अच्छे से टेक्स्ट को यूज करना सीख सके। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।